हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक बड़े रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ही, इतना कहें उतना ही कम है। इसके इम्पॉर्टेंसी को देखते हुए हमने थंबनेल पर डलवा ही दिया कि एकदम ये खतरनाक वीडियो है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, तब आप जान पाएंगे कितना खतरनाक वीडियो है। चलिए शुरू करने से पहले हम आप लोग बताते चलें कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों को भी शेयर करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो ये जानें कि न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक शुरुआत में क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हिंदी में कहें नाभिक स्नेही या नाभिक प्रेमी या नाभिक का प्रेमी, ऐसे करेंगे। न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया न्यूक्लियस प्लस लविंग, यानी कह सकते हैं नाभिक प्रेमी। नाभिक प्रेमी, देखिए नाभिक प्रेमी मिल गया आपको। तो नाभिक प्रेमी हो कौन सकता है? जो नाभिक से प्रेम करे, जो नाभिक से लव करता है, वही क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग होता है। तो नाभिक है क्या भाई? नाभिक प्रेमी जाएगा नाभिक के पास, तो नाभिक है क्या? क्यों उससे लव करता है? तो ध्यान दीजिएगा, नाभिक जो होता है किसी परमाणु का धनावेशित भाग होता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जब ये धनावेशित भाग होता है तो नाभिक प्रेमी कैसा होगा? नाभिक प्रेमी जो होगा वो ऋणावेशित होगा। पहले हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दें, प्रतिस्थापन अभी बताएंगे। तो नाभिक स्नेही का मतलब हो गया कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो अथवा जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक हो, जैसे HOH जिसको आप H2O कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि O के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। NH3 की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो अथवा किसी आयन के मतलब ऋणावेशित भाग हो, ऋणावेशित हो, चार्ज उसके ऊपर माइनस का हो, या उसके पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता हो, ऐसे को ही हम बोलते हैं नाभिक प्रेमी, या इसी को बोलते हैं नाभिक स्नेही। ये जाएंगे अटैक करने के लिए न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस पर हमने बताया क्या? धनावेशित चार्ज होता है। किसी भी तत्व के बारे में पढ़ेंगे तो जो उसका नाभिक होगा वो धनावेशित होगा। इसको रदरफोर्ड ने पहले ही पुष्टि कर दिया है। तो चलिए अब इसमें नाभिक स्नेही के साथ साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया है, प्रतिस्थापन। आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा था, CH4 पर हमने क्रिया करवाया था Cl2 का। तो Cl2 जब इसके ऊपर अटैक करता है तो हाइड्रोजन को सबसे कमज़ोर पाता है, तो एक एक हाइड्रोजन को करके ये गायब कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं Cl स्थान बना लेता है। तो ऐसी अपक्रिया जो होती है प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। इसमें प्रतिस्थापन में हमें ये जानना जरूरी है ये प्रतिस्थापन होता क्यों है और प्रतिस्थापन होता कैसे है। सबसे बड़ा प्रश्न जो है ये है, प्रतिस्थापन होता क्यों है और प्रतिस्थापन होता कैसे है। तो पहले ये जानेंगे जो हमने पहला क्वेश्चन बताया कि प्रतिस्थापन होता क्यों है। भाई हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से समस्त हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर Cl2 क्रिया करने वाला है। हाइड्रोजन जरूर इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उतना मजबूती के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कमज़ोर है और C को Cl की ज़रूरत है। तो क्या करेगा ये Cl आएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा। तो यह क्रिया प्रतिस्थापन के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये Cl ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। हाइड्रोजन छूट करके आएगा, इस Cl के पास
और ये Cl जाएगा इस हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो आप जान गए होंगे कि प्रतिस्थापन क्यों होता है, क्योंकि यदि किसी सेंट्रल एलिमेंट से जुड़ा हुआ दूसरा एलिमेंट कमज़ोर है, उसे किसी और मजबूत की ज़रूरत होती है, मजबूत तत्व की, मजबूत आयन की ज़रूरत होती है, तो उसे यह विस्थापित कर देता है। तो क्यों होता है इसे जान गए। कैसे होता है, कैसे का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से होता है। इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन का मतलब हो गया कि जब कोई भी दो सदस्य, कोई भी दो तत्व आपस में बांड बनाएंगे तो ज़रूर इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और जब कभी ये साझेदारी टूटती है तो दो तरीके से टूट सकती है, एक होमोलिटिक से, एक हेटेरोलिटिक से। तो जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हेटेरोलिटिक से होता है तो चाहे इधर की तरफ मुड़ जाते हों और चाहे इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन दूसरे वाले कार्बन की तरफ हो जाता है। तो जब पूंछ के हिस्से को देखेंगे तो पॉजिटिव होगा और सिर के हिस्से को देखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ये दशा जब तय हो जाती है तो भी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। और एक बात, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्यों होती, कैसे होती, जो प्रश्न छिपा हुआ है इसे भी जानिए। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जो कि हम चैप्टर का नाम भी डाल दें RX एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर C और X के बीच में कुछ नेचर ही ऐसा पाया जाता है, कुछ नेचर ही ऐसा पाया जाता है कि जो इसे विस्थापित होने के लिए बाध्य करता है। जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर नेगेटिविटी का अंतर देखा जाए तो हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब अपनी ओर खींच लेता है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वैसे नहीं खींच लेता है, ये तब खींच लेता है जब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता है। भाई क्यों खींचेगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले जुड़ा था तो बिना मतलब कि जहाँ चाहा वहाँ छूट गया, हाइड्रोजन जहाँ चाहा वहाँ छूट गया, ऐसा तो है नहीं। ये हाइड्रोजन तब छूटता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल सामने रखा गया होता है, यानी नाभिक स्नेही पदार्थ कहीं सामने रखा गया होता है, तो ये धीरे से विस्थापित हो लेता है और उसके स्थान पर आकर के न्यूक्लियोफाइल एडजस्ट हो जाता है। ऐसी क्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि नाभिक स्नेही के आ जाने से यहाँ से जुड़ा हुआ जो लीविंग ग्रुप है, निकलने वाला समूह होता है, वो आसानी से रिमूव हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ध्यान देंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन कौन सी हैं, रहेगा उसमें नाभिक स्नेही पदार्थ रहेगा, लेकिन ये अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। किसी एल्किल हैलाइड की बात करें, एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही की प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार की, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। क्या है SN1 और SN2? यहाँ देखिए, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 फॉर होता है यूनिमॉलिक्यूलर। ध्यान देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर क्या है ये यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर का मैटर? देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के डिटर्मिनेशन में केवल एक ही अभिकारी अणु पार्टिसिपेट करता हो। मतलब कुछ ऐसे करें, यदि हम RX पर किसी न्यूक्लियोफाइल की क्रिया कराएं और ये गिफ्ट्स आउट, ये RNU तो बनेगा ही, प्लस ये X बाहर निकल जाएगा हमसे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये न्यू को जोड़ना है और X को प्रतिस्थापित करना है, हटा देना है, तभी प्रतिस्थापन की परिभाषा पूरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, यूनिमॉलिक्यूलर की दशा कब तक होती है इसे जानिए। जब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कैसे जो अपक्रिया का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनल होता है टू ओनली एंड ओनली RX। एल्किल हैलाइड के ही समानुपाती होता है। एक्टिव मास का मतलब सांद्रता। जब दो अभिकारी अणु दिए गए हैं, चाहे आप इसको अभिकर्मक भी बोल सकते हैं,
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल जो दिया गया है ये रेजेंट का काम करेगा, अटैकिंग रेजेंट का कार्य करेगा, और ये बेस का काम करता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है ये केवल और केवल निर्भर करता है, ये एक घात लगा देते हैं, थोड़ा सा इसे हम फिजिकल बना देते हैं कि केवल Rx के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि NaO के ऊपर। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम SN1 अपक्रिया कहते हैं। और एक बात, यदि वह प्रथम घात पर ही निर्भर करता है तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको आप अपक्रिया की कोटि कहते हैं, वो अपक्रिया की कोटि भी इसकी एक हो जाएगी। अदरवाइज जब हम चले जाते हैं बाईमालिकुलर में, बाईमालिकुलर में होता क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के, मतलब Rx के भी और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के भी, इन दोनों की समानुपाती होता है रेट ऑफ रिएक्शन। और जब दोनों के समानुपाती यानी कि डिपेंडेंसी जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, ये दोनों के ऊपर होती है। और जब ऐसी दशा आ जाती है तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आता है दो, कह सकते हैं अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये दो निकल करके सामने आती है। और भी चलें आगे, ये जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, अभी सारा डिटेल करेंगे, अभी केवल हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इसकी मोटी मोटी बातें, जहाँ हमें कह सकते हैं मैकेनिज्म में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी हम मैकेनिज्म करा करके दिखाएंगे आपको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका एक हो गया, और ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 स्टेप प्रोसेस का मतलब हो गया, एक स्टेप जो होगा वो वेरी स्लो होगा और दूसरा स्टेप जो होगा ये फास्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप इसका स्लो होगा जिसको हम रेट डिटर्मिनेशन कहते हैं, और दूसरा स्टेप इसका फास्ट होगा। और इसकी एक प्रमुख बात यह है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक यौगिक बनता है। अभी बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम साथ लेकर के चलने वाले हैं, इन्हें जानिए कि रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की जो दर होती है वो केवल प्रारंभिक सांद्रता पर, कह सकते हैं किसी एक अभिकारी अणु की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है। दूसरी बात, जब एक पर ही निर्भर करता है ये, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक आ जाता है। उसके बाद ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एक स्लो होता है, स्लो को बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोल सकते हैं, वेग निर्धारक पद बोलते हैं। और दूसरा फास्ट होता है, जब कार्बोकैटायन बन जाएगा, अभी बनाएंगे, जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो बड़ी फास्टली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल कंपाउंड दे देता है। जबकि बाईमालिकुलर की बात करते हैं, इसमें दोनों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और कह सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब जो बेस होगा, रेजेंट होगा, अटैकिंग रेजेंट होगा, और दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है। और जब दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको आप अपक्रिया की कोटि कहते हैं, वो अपक्रिया की कोटि 2 आ जाती है। अच्छा, एक बात और, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ध्यान देंगे, ये 1 स्टेप प्रोसेस का मतलब हो गया कि शुरुआत में अपक्रिया की जो दर होगी वो मंद होगी, लेकिन उसी मंद के दौरान ही फास्टली कंपाउंड भी बन जाता है। स्टेप 2 नहीं होगा, लेकिन दिखाई देगा 2 स्टेप में। लगता है कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस नहीं, ओनली 1 स्टेप प्रोसेस होता है। लगता है 2 स्टेप में चल रहा है ये, क्योंकि इसमें एक स्टेज होता है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेज, और ट्रांजिशन स्टेज भी मोर रिएक्टिव स्टेज कहा जाता है, क्योंकि उसी स्टेज के तुरंत बाद फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेज, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेज। यह भी एक प्रकार का फाइनल कंपाउंड देने से पहले का स्टेप होता है, ट्रांजिशन स्टेज। 1 स्टेप हो गया, ट्रांजिशन स्टेज हो गया। अच्छा, अब बात ये आती है, जब आपने शुरुआत में क्लासिफिकेशन किया था मोनो हेलो एल्केन का, तो उसमें आपने 3 क्लास बनाया था,
तीनों क्लास हम यहाँ देते हैं। आपने कहा था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक और होता है, लगे हाथ बता देते हैं, एक होता है मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड, वो मेथिल हैलाइड का मतलब हो गया कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उस कार्बन से कोई भी एल्काइल ना जुड़ा हो। मतलब कुछ ऐसे, ये CX जुड़ा हो लेकिन इसके साथ कोई भी एल्काइल ना जुड़ा हो, तो इसी को हम बोलते हैं मेथिल हैलाइड बोलते हैं। और जब एल्किल की संख्या 1 होती तो उसको आप प्राइमरी, 2 होती सेकेंडरी, 3 होती टर्सरी, ऐसे बोलते थे। यहाँ पर मेथिल कुछ नया नहीं है, बस ये जानिए कि इसमें नंबर ऑफ एल्किल 0 होते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं पाया जाता है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि शुरुआत में आपने 3 या 4 भागों में बांटा था, तो कौन सा एल्किल हैलाइड, किस डिग्री का एल्किल हैलाइड SN1 आसानी से देता है, और किस डिग्री का एल्किल हैलाइड बड़ी आसानी से SN2 अपक्रिया के कह सकते हैं अंतर्गत आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम बताते चलें, SN1 अपक्रिया को देने के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशीलता ये 3 डिग्री दिखाता है। यानी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे मेथिल हो, उन सभी से ज़्यादा आसानी से अपक्रिया SN1 3 डिग्री के लिए दिखाता है। और यदि हम बात करें SN2 की, तो बस उल्टा हो जाता है कि जो मेथिल होता है, मेथिल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा SN2 अपक्रिया मेथिल हैलाइड के लिए पाया था। इसको जरूर याद रखेंगे। SN1 के लिए अगर पूछा जाए, ये IIT JEE नीट 12th के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया के लिए सुग्राही है या SN2 के लिए, तो आपका जवाब होना चाहिए SN1 अपक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है वो होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और SN2 के लिए मेथिल होता है। चलिए अब इसी पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके मैकेनिज्म को भी हल करते हुए चलते हैं। पहले हम बात करेंगे SN1 की। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मैकेनिज्म को बताते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आज थंबनेल पर आप लोगों ने देख ही लिया है कि खतरनाक है ना, ये खतरनाक क्लास होने वाला है, बिल्कुल खतरनाक क्लास है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे SN1 रिएक्शन हम एक ले ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर दे देते हैं हम क्लोरीन, और अपक्रिया हम करा देते हैं NaOH से करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, NaOH से करा देते हैं। यहाँ पर हमें NaOH कराने का केवल मकसद ये रहा कि यहाँ से हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OH न्यूक्लियोफाइल। रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, Na को रखें या ना रखें, बाद में वो सोडियम क्लोराइड बना ही लेगा। लेकिन हम एक नॉर्मल रिएक्शन को लेकर के इसे हम बना ही देते हैं। जैसे ये कंपाउंड बनेगा CH3 और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ये CH3 और यहाँ से जुड़ जाएगा OH प्लस ये हो जाएगा NaCl। इसको तो आप जानते ही हैं कि यह NaCl बनेगा और OH ऐड हो जाएगा। अब हमें ये जानना मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई कंपाउंड कैसे बना है, हाउ वी ऑब्टेन एनी कंपाउंड, कैसे कोई कंपाउंड बना है, इसे हमें जानना है। और वही जानने की जो फिनोमिनन होती है, जो फिनोमिनन मतलब मैकेनिज्म होता है, इसे ही हम क्रियाविधि बोलते हैं। तो क्रियाविधि जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बगैर इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल बेकार है। कोई पदार्थ कैसे आपको बना करके दे दिया गया, इसकी जानकारी तभी हो पाएगी जब आप मैकेनिज्म को जानेंगे। तो आज हम मैकेनिज्म को जानेंगे, इसीलिए इस क्लास को खतरनाक बनाया गया है। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। और एक बात और, ये 3 डिग्री है, 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं किसी कार्बन से, उसी से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री भी है। और हमने बताया भी है कि जो 3 डिग्री होते हैं यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं SN1 के लिए। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं।
पहला स्टेप फर्स्ट लेते हैं मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म में हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट को आप लिख सकते हैं, यह रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है। समझ जाएंगे, रेट डिटरमिनेशन स्टेप मतलब होता है जो रेट का निर्धारण करता है, और रेट का निर्धारण वही करेगा जब अपक्रिया की गति बिल्कुल स्लो होगी। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर है Cl। ये तो बिल्कुल बड़े स्लोली आप इसको ऐसे कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है वो Cl की तरफ भगेगा, और जैसे ही ये Cl की तरफ भगेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्लो रिएक्शन, स्लो, वेरी स्लो, और रेट डिटर्मिनेशन भी होगा ये, तो हो जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ये CH3, और ये मिल गया आपको कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मिल गया, और साथ साथ ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पर निकल गया क्या, ये Cl नेगेटिव, से कोई मतलब ही नहीं है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया। और आप जानते हैं कि ये जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं। आने वाले समय में हम आपको 2 ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। ये दोनों ग्रुप बताएंगे। फिलहाल अभी जानिए मौके पर कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा C को, और C के पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ गया था, और बढ़ने के साथ Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा थी, उस सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है। अब इंटरमीडिएट स्टेज हो चाहे ट्रांजिशन स्टेज हो, ये हाई रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका सिर फूट गया है, मतलब कोई धन चार्ज आ गया है इसके ऊपर, कोई ऋण चार्ज आ गया है, कोई डैश डैश करके इसका बॉन्डिंग आ गया है। तो ये सब स्थिति जो होती है काफ़ी रिएक्टिव स्थिति मानी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि किसी तत्व के ऊपर कोई चार्ज आ जाए या उस तत्व से जुड़ने वाले अन्य समूह ये कमज़ोर बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वांडरवाल बंध से आदि से अगर जुड़ते हैं तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये तत्काल टूटने वाले होते हैं। यहाँ पर एक टूटा है, इसका सिर फूटा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको ज़रूरत है, बहुत जल्दी ज़रूरत है किसकी, मलहम पट्टी की, मतलब नेगेटिव की ज़रूरत है, और नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है, क्योंकि उसका Cl निकल गया है। चलिए अब सेकेंड स्टेप सेकेंड लेते हैं। सेकेंड स्टेप में इसे हम कह सकते हैं यह स्टेप बहुत फास्ट होने वाला है। फास्टली क्या करेगा, यहाँ लिखेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 सिंगल बॉन्ड प्लस CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, और यहाँ पर आपको दिया गया है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपने लिया है OH, लिख देते हैं OH नेगेटिव। अब यही OH नेगेटिव इसके पास चला जाता है कार्बन पॉजिटिव के पास, क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा कार्बन पॉजिटिव के पास तब तक इसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमने कहा कि कार्बन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये इसकी स्टेबिलिटी को तैयार करने के लिए या नेगेटिव को ढूंढने के लिए एक तरीका, एक कह सकते हैं ये तैयारी बना करके रख दिया है। तो यहाँ पर OH जब C पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो तुरंत ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, और फास्ट रिएक्शन होने से ये CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH नेगेटिव। सॉरी, अब तो नेगेटिव का कोई बहाना ही नहीं रह गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जुड़ करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और देखिए ये जो कंपाउंड आपने यहाँ प्राप्त किया,
ये कंपाउंड आपने पहले भी प्राप्त किया था। अब कहोगे सर जी NaCl कहाँ हो गया, NaCl हम लोग खा पी लिए, क्योंकि ये Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव कहीं घूमता होगा, वो NaCl बना लेगा। हमें अपने मेजर कंपाउंड से मतलब है, वो मेजर कंपाउंड हमें जा कर के ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि SN1 अपक्रिया में 3 डिग्री का मायने ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पर ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। पहले स्टेप में रेट डिटर्मिनेशन हुआ और दूसरे स्टेप में कहते हैं फाइनल हमें कंपाउंड मिला हुआ है। ये फाइनल कंपाउंड मिला हुआ है जो कि फास्ट हुआ है। और एक मुख्य बात, इसमें इंटरमीडिएट के रूप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला हुआ है। इस प्रकार से SN1 अपक्रिया इसी प्रकार से कंप्लीट होती है। तो जब भी आपको SN1 अपक्रिया करनी हो, तुरंत आप ये जानिए कि 3 डिग्री जो होते हैं एल्किल हैलाइड, वो इसके लिए मोर एंड मोर एंड मोर गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, ये अच्छी अपक्रिया दिलाते हैं। अभी उसी के स्थान पर अगर हम ये 2 डिग्री या 1 डिग्री लेते हैं तो अपक्रिया को संपन्न होने में काफ़ी समय लग जाता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। स्टेबिलिटी ना आ पाने से फाइनल कंपाउंड सही नहीं माना जा सकता है। इसलिए आप ज़रूर ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 डिग्री लेंगे और जब SN2 हम पढ़ेंगे, बस आज यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि उतना नहीं देंगे कि आप लोगों को परेशानी का सबब बन जाना पड़े। हम चाहते हैं जितना आप पढ़िए बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 भी बताएंगे। जैसे आज आप लोगों ने SN1 देखा, वैसे कल की वीडियो में आप SN2 भी देखेंगे। तो बस आज के लिए क्लास को यहीं पर क्लोज किया जाता है और आप समझ गए होंगे कितना खतरनाक था, जिसे कितना आसानी से कल इसी खतरनाक का दूसरा एपिसोड आपको मिलने वाला है, यानी कह सकते हैं खतरनाक 2। यदि आपको खतरनाक 1 समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और बताइएगा जी सर हाँ समझ में आ गया है, और ये भी लिखिएगा कि हमें SN1 समझ में आया है, अब हमें SN2 की ज़रूरत है, यानी खतरनाक 2 की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो हम ऐसे कई खतरनाक मैकेनिज्म को लेकर के आएंगे। और बहुत जल्द ही हम शुरू करने वाले नेमन रिएक्शन, जैसे आपने मार्कोनी काप देखा, मैकेनिज्म तो नहीं दिया हमने, मैकेनिज्म भी देंगे। मार्कोनी काप हो गया, वोल्टेज रिएक्शन हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, तमाम सारे रिएक्शन है, रिएक्शनों का जखीरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शनों का मैकेनिज्म बताएंगे जो कोई नहीं बताता है, आप किसी चैनल पर नहीं पाओगे। वो मैकेनिज्म आप केवल और केवल रसायन गंगा पर पाओगे। तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए और रसायन गंगा चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।